नमस्कार। आज आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान पथशाला में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक महत्वपूर्ण विषय पद परिचय के बारे में बात करेंगे। पद परिचय एक ऐसा विषय है जिससे विद्यार्थी सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि पद परिचय में व्याकरण के जितने भी टर्म्स होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जितने भी 9 चीजें होती हैं, वो सारी की सारी इंक्लूड होती हैं। और इन सबको समझना, इनके नाम, इनके भेदों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। आज मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि आज के बाद पद परिचय आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। पद परिचय समझने से पहले हम समझते हैं शब्द और पद क्या होते हैं। वाक्य शब्द होते हैं, शब्द वर्णों का एक सार्थक समूह। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कलम, कलम, ये एक शब्द है। और जब इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होता है तो ये पद बन जाते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, इसमें जितने भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं वे सभी पद कहलाएंगे। मैं भी पद है, कलम भी पद है, से भी पद है, लिखता हूं भी पद है। तो ये जो होते हैं पद। कुल मिला के हम कहेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा जाता है। अब पद परिचय क्या है? पदों का जो परिचय है, हम कहते हैं कि जब हम उस शब्द का व्याकरणिक विश्लेषण करते हैं तो उसे पद परिचय कहा जाता है। या यूं कह सकते हैं आसान से शब्दों में कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। इसे समझने के लिए मैं आपके हमारे जीवन में से ही आपको उदाहरण के साथ प्रस्तुत क्लियर करने का प्रयास करती हूँ। जैसे आप सब हैं, आप सबका अपना एक अलग अलग परिचय है। सबके माता पिता अलग हैं, परिवार अलग है, कुल अलग है, जाति अलग है, वंश अलग है। वैसे ही हम वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग करते हैं उन सब का अपना एक अलग अलग परिचय होता है और उसे ही पद परिचय कहते हैं। अब पद परिचय का उद्देश्य क्या होता है? पद परिचय का उद्देश्य होता है शब्दों की पहचान और उसके उपयोग को समझना। दूसरा उद्देश्य है सही वाक्य रचना करना। और तीसरा है व्याकरण में दक्षता प्राप्त करना। पद परिचय का एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे वाक्य है, राम ने आम खाया। अब इसमें राम जो है एक पद है। अब राम का पद परिचय क्या होगा? राम क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। एक वचन है, पुल्लिंग है और इसका कारक है कर्ता कारक। तो ये जो हमने राम का पूरा विश्लेषण किया है इसे हम पद परिचय कहते हैं। पद परिचय को समझने से पहले हम उसकी एक विश्लेषण सारणी को समझने का प्रयास करते हैं। पद परिचय में हमें 9 चीजें पढ़नी पड़ती हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और लास्ट 9 नंबर पर है निपात। अब इनमें से जो स्टार्टिंग के 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। और इससे नीचे के जितने भी हैं वो सभी अविकारी हैं। अब ये विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वे होते हैं जो कि जिनमें लिंग, वचन या काल के आधार पर परिवर्तन हो सकता है और जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता वे अविकारी होते हैं। अब सबसे पहले संज्ञा के पद परिचय में हमें क्या क्या चीजें बतानी पड़ती हैं, क्या क्या परिचय देना पड़ता है। संज्ञा और सर्वनाम के पद परिचय में सेम है दोनों में। सबसे पहले हमें नाम बताना पड़ता है, फिर उसका भेद बताना पड़ता है, फिर लिंग, वचन और लास्ट में कारक बताना पड़ता है। विकारी शब्द है ये हम सब में लिखेंगे क्योंकि 4 विकारी हैं। तो विकारी शब्द जो है हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों के पद परिचय में हम विकारी शब्द अवश्य लिखेंगे। फिर आता है सर्वनाम का। सर्वनाम में भी सेम संज्ञा वाला पद परिचय होगा, नाम, भेद, लिंग, वचन और कारक। फिर आता है विशेषण। विशेषण के पद परिचय में सबसे पहले नाम भेद आता है, फिर लिंग, वचन और विशेष्य, यानी कि कौन से शब्द जो है विशेष्य शब्द है किसकी विशेषता बता रहा है। फिर आता है क्रिया। क्रिया में हमें सबसे ज्यादा परिचय देना पड़ता है। सबसे पहले आता है नाम भेद, लिंग, वचन, काल, वाच्य कौन सा है, तीनों वाच्यों में से कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य, और किस कर्ता की क्रिया है। और इसमें हम धातु भी बता सकते हैं।
तो इनमें से अगर हम नाम भेद तो हमें बताना ही है, इसके अलावा हम 3 या 4 जो है बता सकते हैं। फिर आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के पद परिचय में हमें सिर्फ 2 परिचय देने होते हैं। सबसे पहले नाम भेद और फिर दूसरे नंबर पर क्रिया विशेष्य। और अब अविकारी शब्द भी लिखना है। अविकारी शब्द जितने भी 5 हैं, ये नीचे 5, 6, 7, 8, 9 नंबर पर हमें सब में लिखना है। फिर आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है? सबसे के पद परिचय में सबसे पहले नाम और फिर किसमें संबंध बता रहा है। फिर आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में भी हमें सबसे पहले नाम, भेद और फिर 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। फिर आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में भी सबसे पहले हम नाम बताएंगे और फिर उसके बाद में कौन सा भाव है। लास्ट में आता है निपात। निपात में नाम लिखना है और उसके बाद में किस पर बल दे रहा है। तो इस तरह से ये 9 है और इन 9 में 9 जो इनके पद हैं, इनके विश्लेषण में हमें ये सारे परिचय देने पड़ते हैं। तो बच्चों, आपको अगर ये टेबल याद है, पूरी सारणी अगर याद है, तो आपको पद परिचय करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब इसके बाद में ये जो 9 पद हैं, 9 तरह के जो पद होते हैं, इनका हम संक्षिप्त में इन्हें के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, इनकी परिभाषा और इनके भेदों के बारे में। सबसे पहले आता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? भाई, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, नदी, ईमानदारी आदि। अब संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान या वस्तु का नाम आता है, जैसे राम, दिल्ली, गंगा, माउंट एवरेस्ट, हिमालय, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा में किसी पूरे वर्ग, जाति या समूह को दर्शाया जाता है, जैसे बच्चा, औरत, आदमी, शहर, नदी, पक्षी आदि। क्योंकि ये सारे शब्द जो हैं, संज्ञा शब्द पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी की भावना, गुण या स्थिति को दर्शाने वाले होते हैं। इन्हें भाववाचक संज्ञा को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे सुख, दुख, अच्छाई, बुराई, निचाई, मिठास, कड़वाहट आदि, ये सभी भाववाचक संज्ञा होती है। तो संज्ञा के पद परिचय में हमें सबसे पहले ये पहचानना होगा कि इन तीनों में से कौन सी संज्ञा है, और फिर उसके बाद में उसका लिंग, वचन और कारक। अब इसके बाद में आते हैं सर्वनाम, प्रोनाउन। सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि हम बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे राम घर जाता है, राम ने खाना खाया, राम नहाया, राम सो गया, तो हम बार बार राम का प्रयोग करेंगे तो ये जो है बोलते हुए बहुत ही ओड फीलिंग आएगी। तो इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं कि राम बाजार गया और उसने सामान खरीदा। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि जो व्यक्ति को सूचित करने वाले शब्द होते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जैसे मैं, हम, हमने, हमारे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है तुम, तुमने, तुम्हारे, आप, आपने। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वह, उसने, उन्होंने, उनके। यानी कि ये कह सकते हैं संक्षिप्त में, बोलने वाला प्रथम, सुनने वाला मध्यम और जिसके बारे में बात हो रही है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा सर्वनाम आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि निश्चितता बताने वाले सर्वनाम शब्द। जब हम निश्चित रूप से पता होता है हमें, हम संकेत करके बोलते हैं। बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसके शब्द जो है यह, वह, वही, ये सब कुछ आते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में ना कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इनका डिफरेंस थोड़ा सा बना कर चलें। निश्चयवाचक सर्वनाम को उदाहरण के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करती हूँ। जैसे
यह गाड़ी मेरी है और वह उसकी। ये जो बाद में वह है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मेरा भाई है, वह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। हम संकेत करके बोलते हैं वह मेरा भाई है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा सर्वनाम आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब हमें निश्चित रूप से पता नहीं होता, अनिश्चित होती है स्थिति, सामने की स्थिति अनिश्चित होती है, तो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई भी। उदाहरण जैसे दरवाजे पर कोई आया है, कौन आया पता नहीं है, कोई है, तो ये कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दाल में कुछ पड़ा है, कुछ क्या पड़ा है नहीं पता, अनिश्चित, अनिश्चय की स्थिति है, तो ये कुछ जो हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई भी, कोई भी आ सकता है, कौन आ सकता नहीं पता, कोई भी आ सकता है, तो ये कोई भी जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछने वाले सर्वनाम, जिन शब्दों के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन है, तुम्हें क्या चाहिए, क्या, तुम्हें किससे मिलना है, किससे, तुम किस पद पर हो, किस। एक बात का ध्यान रखना कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में सिर्फ यही शब्द होते हैं प्रश्नवाचक, कौन, क्या, किससे, किस, किसको। इसके अलावा जो कब, कहाँ, कैसे होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में नहीं आते। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। कब, कहाँ, कैसे, कितना, वे क्रिया विशेषण होते हैं, ना कि सर्वनाम। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध बताने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जैसा, जैसे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो करेगा वो भरेगा, ये जो है प्रश्न संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी कि स्वत्व, निजत्व का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, मैं अपने आप चली जाऊंगी, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तुम खुद यह, तुम खुद सो जाओ, खुद। तो ये जो सर्वनाम है जो निजत्व का बोध कराते हैं, ये निजवाचक नाम कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं विशेषण की, एडजेक्टिव। विशेषण कहते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, उसकी स्थिति को बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, ईमानदार व्यक्ति, मीठा आम, कड़वा करेला। ये जो है अच्छा, मीठा, कड़वा, बेईमान व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार, बेईमान, ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। दूसरा विशेषण आता है संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताते हैं, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कक्षा में 5 लड़के हैं, 5 लड़के, 5 जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कक्षा में कुछ लड़के हैं, कुछ, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो ये जो है संख्यावाचक विशेषण हुआ। अब तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का पता चले, वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मुझे 5 किलो आटा चाहिए, 5 किलो। इसके भी संख्यावाचक विशेषण की तरह दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में जैसे मुझे 5 किलो आटा चाहिए, 5 किलो, ये निश्चित परिमाणवाचक है। मुझे थोड़ा सा आटा चाहिए, थोड़ा सा, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यानी कि जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते, नाप तोल करते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण में आती हैं। जैसे 2 किलो चीनी ले आओ, 2 किलो, थोड़ी सी चीनी ले आओ, थोड़ी सी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर आता है सार्वनामिक विशेषण।
बच्चों, सार्वनामिक विशेषण को बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों तीनों के शब्द जो है वो एक जैसे से होते हैं, और पर उनके प्रयोग के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है, या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या होती है कि जो शब्द, सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के साथ आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर से बता रही हूं, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के साथ आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का अमेरिका जाएगा, वह, ये वह जो है लड़का की विशेषता बता रहा है। शब्द सर्वनाम का है वह, परंतु उसकी जो लड़का है उसका विशेषण है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण होगा। तो वह लड़का अमेरिका जाएगा, वह सार्वनामिक विशेषण है और लड़का की विशेषता बता रहा है। अगर ये वाक्य होता वह अमेरिका जाएगा, तो ये वह जो है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता, परंतु इसके साथ में लड़का लगा हुआ है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण होगा। इसलिए मैंने दोनों सही और गलत करके आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद में आते हैं आखिरी विकारी शब्द क्रिया, वर्ब, यानी कि जो शब्द किसी भी कार्य, घटना या अवस्था को व्यक्त करते हैं या किसी भी कार्य के घटित होने का बोध कराते हैं, तो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आपके 10th क्लास के सिलेबस में लगभग 4 तरह की क्रियाएं आती हैं, सकर्मक, अकर्मक, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, या एक प्रेरणार्थक क्रिया भी आ जाती है। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया शब्द पूर्ण पूर्ण अर्थ देने के लिए जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है या कर्म की अपेक्षा रखती हैं, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने फल खाया, इसमें फल जो है कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। इसमें हम क्या, किसे, किसको प्रश्न बनाकर भी इसे जान सकते हैं कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। राम ने क्या खाया? फल खाया, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया, जब क्रिया को कर्म की आवश्यकता ना हो, यानी कि वो अपना अर्थ, पूर्ण अर्थ देने में पूरी तरह से सक्षम हो, उसे कर्म की आवश्यकता ही नहीं है, तो वहां अकर्मक क्रिया होगी। जैसे बच्चा सो रहा है, इसमें सो रहा क्रिया को किसी कर्म की जरूरत ही नहीं है। बच्चा चिल्लाया, बच्चा उठा, बच्चा रोया, बच्चा हंसा, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। तीसरी एक क्रिया पद परिचय में पूछी जाती है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये सिर्फ मुख्य क्रिया के साथ आकर उसे पूर्णता प्रदान करती हैं। जैसे रहा है, चुका है, वह बाजार जा रहा है, इसमें काम जाने का हो रहा है, रहने का नहीं, तो ये रहा है सहायक क्रिया है। वह काम कर चुका है, कर मुख्य क्रिया होगी और चुका है सहायक क्रिया होगी। अगला क्रिया आती है मुख्य क्रिया, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो कि कार्य के स्पष्ट रूप से बताने वाले क्रिया शब्द होते हैं। जैसे राम ने पत्र लिख दिया। अब आप खुद सोचिए, इसमें काम लिख दिया, लिखने का हो रहा है या देने का हो रहा है? निश्चित रूप से लिखने का हो रहा है, तो ये जो लिख है ये मुख्य क्रिया होगी और दिया जो है वो सहायक क्रिया होगी, क्योंकि दिया देने का कोई अर्थ नहीं आ रहा इसमें वाक्य में, वो सिर्फ मुख्य क्रिया के साथ में आकर उसे विशेष बना रही है या उसे प्रभावी बना रही है। तो ये है क्रिया। अब आते हैं अविकारी शब्द, जिनमें लिंग, वचन या काल के आधार पर परिवर्तन नहीं हो सकता। ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, जैसे आज, कल, परसों, नित्य, इनमें कभी भी आज का कोई भी काल के आधार पर, लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं हो सकता। हम आज ही प्रयोग करेंगे, कल ही प्रयोग करेंगे, परसों ही प्रयोग करेंगे, इसका कोई परिवर्तन नहीं, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? यानी कि एडवर्ब, जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है समयवाचक या कह सकते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण।
जो क्रिया के समय का बोध कराते हैं। जैसे वह आज आया, वह कब आया, आज आया। हम कब लगाकर जान सकते हैं कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है। वह परसों जाएगा, कब जाएगा, परसों जाएगा। वह नित्य घूमता है, वह कब घूमता है, नित्य घूमता है। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है या समयवाचक। फिर आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के स्थान का बोध कराएं। जैसे वह वहां खड़ा है, वह कहाँ खड़ा है, वहां खड़ा है। अगर हमें कहाँ का आंसर मिल रहा है तो वो जो शब्द है कहाँ के स्थान पर आंसर में मिल रहा है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसके स्थानवाचक क्रिया विशेषण में बच्चों एक बात का ध्यान रखिए, किसी भी स्थान विशेष का नाम नहीं आता, सिर्फ शब्द आते हैं यहाँ वहां, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अंदर बाहर भीतर, ये शब्द आते हैं। तीसरा क्रिया विशेषण आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है तरीका या रीति, ढंग, क्रिया किस तरीके से हुई, कैसे घटित हुई। जैसे वह धीरे चला, वह कैसे चला, धीरे चला। अगर हमें कैसे का आंसर मिल रहा है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। वह तेज चलता है, कैसे चलता है, तेज चलता है, तो तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। फिर आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा का बोध कराएं, मात्रा का बताएं, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे वह पर्याप्त खाता है, वह कितना खाता है, पर्याप्त खाता है, कितना का हमें आंसर मिल रहा है। उसे कम खाना चाहिए, उसे कितना खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। तो ये कम, पर्याप्त, अधिक, बहुत, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में होते हैं। अब बच्चों एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में भी बहुत अंतर होता है। इनमें कंफ्यूजन रहता है काफी बच्चों में। अब एक वाक्य से क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं एक वाक्य बोल रही हूँ, राम ने कम भोजन खाया। अब आपको कम का पद परिचय देना है, तो कम ये क्रिया विशेषण होगा या विशेषण होगा, परिमाणवाचक विशेषण है या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। उसने कम भोजन खाया, इस वाक्य में कम परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि भोजन की विशेषता कम है। और अब दूसरा वाक्य बोलती हूँ, परिमाण उसने कम खाया। अब यहाँ पर कम का जो पद परिचय होगा वो होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ पर खाया क्रिया की विशेषता कम है, भोजन की विशेषता कम नहीं है, बल्कि खाया क्रिया की विशेषता कम है। तो इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग में क्लियर करने की कोशिश कीजिए। फिर आता है संबंध बोधक, प्रीपोजिशन। संबंध बोधक होते हैं वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उसका संबंध वाक्य में आई हुई दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं या करते हैं। जैसे वह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया, के लिए, ये संबंध बोधक है, ये नौकरी और इंटरव्यू में संबंध बता रहा है। राम अपने भाई के लिए खिलौना लाया, के लिए, ये संबंध बोधक है। की बजाय, के अलावा, के लिए, के सिवाय, के अतिरिक्त, के ऊपर, के नीचे, ये सभी संबंध बोधक होते हैं जो किसी संज्ञा शब्द के साथ आते हैं या सर्वनाम शब्द के साथ भी आ जाते हैं और उसका संबंध वाक्य में आई हुई दूसरी संज्ञा सर्वनाम के साथ बताते हैं। फिर आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं, जो किसी भाव जैसे आश्चर्य, दुख, खुशी, क्रोध, डर, पीड़ा, प्रसन्नता आदि को व्यक्त करते हैं। जैसे, और ये हमेशा वाक्य के शुरू में ही आते हैं, अधिकतर शुरू में आते हैं। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, अरे, ये विस्मयादि बोधक है। और भाव कौन सा है यहाँ पर, आश्चर्य का, वाह तुमने बहुत अच्छा किया या बहुत अच्छा गाया, वाह, ये जो है विस्मयादि बोधक है, प्रसन्नता का भाव या प्रशंसा का भाव। छी, यहाँ पर कितनी गंदगी है, छी, ये विस्मयादि बोधक है, घृणा का भाव। अच्छा तुम भी आ गए, अच्छा, विस्मयादि बोधक स्वीकृति का भाव। नमस्ते, तुम कैसे हो, नमस्ते, विस्मयादि बोधक और अभिवादन का भाव। तो इस तरह से
हमें विस्मयादि बोधक में सिर्फ उसका नाम और भाव बताना है। अब इसके बाद में आता है लास्ट सेकंड समुच्चय बोधक, कंजक्शन। समुच्चय बोधक कहते हैं जो शब्द दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। इसके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं जब दो या अधिक समान पदों, जैसे दो संज्ञाएं या दो क्रियाएं या दो वाक्यांश को जोड़ा जाए और दोनों का महत्व समान हो, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। इसके जो प्रमुख योजक शब्द हैं वो होते हैं और, तथा, एवं, अथवा, किंतु, लेकिन, परंतु। और दूसरा आता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक की परिभाषा होगी, जब दो पदों या वाक्यों में एक प्रधान हो और दूसरा गौण, तो वहां पर व्यधिकरण समुच्चय बोधक होगा। इसके जो प्रमुख योजक शब्द हैं, फिर भी, क्योंकि, इसलिए, हालांकि, यद्यपि, चूंकि, फिर भी, तो, ये व्यधिकरण में आते हैं। जैसे हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, हालांकि, फिर भी, ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। यदि वह गया तो अच्छा रहेगा, यदि, ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। तो ये जो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। अब इसके बाद में आता है लास्ट निपात, पार्टिकल। निपात वे अव्यय शब्द होते हैं जिनका कोई अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन वाक्य में विशेष भाव और संबंध या शैली प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और ये निपात जो है वाक्य में अन्य शब्दों के साथ मिलकर उसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। जैसे निपात होते हैं ही, तक, तो, भी। जैसे उदाहरण वाक्य में इसका प्रयोग करके बताती हूँ, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। ही, इसमें निपात है और ही किस पर बल दे रहा है, तुम्हें पर। उसे मिठाई खानी ही पड़ेगी, ही, ये जो है मिठाई पर बल दे रहा है, ही। तीसरा है वह अभी तक नहीं आया, तक, ये निपात है जो कि अभी पर बल दे रहा है, समय पर बल दे रहा है। तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा, तो, ये तुम्हें पर बल दे रहा है, यानी कि तुम्हें ही जाना है, तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं जाना। तो इस तरह से ये 9 तरह के पद होते हैं जो कि हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। हम आम बोलचाल की भाषा में जो भी सारे पद प्रयोग करते हैं वो इन 9 में से ही होते हैं। हम अपनी जरूरत के हिसाब से कभी दो तरह के पदों का प्रयोग कर लेते हैं, कभी 3 का, कभी 5 का, कभी 7 का, कई बार 9 का भी प्रयोग करते हैं, पर होते इन 9 में से भी हैं। इन 9 के अलावा कुछ नहीं होता। अब पद के परिचय में हमें और क्या क्या चीजें बतानी पड़ती हैं। जैसे हम लिंग बताते हैं कि जिस पद का हम परिचय दे रहे हैं उसका लिंग क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है, उसका वचन क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, कारक कौन सा है, विभक्ति कौन सी है, ने, को, से, में, पर, का, की, के, या पुरुष कौन सा है, प्रथम है, मध्यम है या अन्य है, काल कौन सा है, वर्तमान है, भूतकाल है या भविष्यत काल है, या वाच्य कौन सा है, कृत्रिवाच्य है, कर्म वाच्य है या भाववाच्य है। वाच्य भी आपके सिलेबस में है, उसकी वीडियो आगे डालूंगी। तो ये 3 तरह के वाच्य होते हैं, तो ये आपको बताने पड़ते हैं। पर वाच्य और काल हमें सिर्फ क्रिया के पद परिचय में बताने हैं, बाकी और किसी में नहीं बताने। अब एक बार फिर से इसकी समरी देख लेते हैं। जो पद होता है वाक्य का एक घटक होता है, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को हम पद कहते हैं। पद परिचय होता है हर शब्द का व्याकरणिक विश्लेषण। इसके जो भेद होते हैं वो ये जो अभी मैंने आपको बताए हैं 9 तरह के, ये होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और इसके अलावा जो 5 अविकारी शब्द हैं। इसके पक्ष में हमें लिंग, वचन, काल, कारक, विभक्ति आदि बताने पड़ते हैं और इसका उपयोग सही व्याकरण और भाषा ज्ञान के लिए आवश्यक होता है। अब जो है हम एक बार अब फिर से पद परिचय विश्लेषण सारणी पर आते हैं कि हमें अब इनमें
वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमें किसमें क्या क्या बताना है। तो हमें संज्ञा सर्वनाम में 4 चीजें बतानी थी, नाम भेद, लिंग वचन और कारक। विशेषण में भी हमें 4 चीजें बतानी है, नाम भेद, लिंग वचन और विशेष्य। क्रिया में हम 5 से 7 चीजें बता सकते हैं, नाम भेद, लिंग वचन, काल, वाच्य, किस कर्ता की क्रिया है और धातु। क्रिया विशेषण में हमें सिर्फ 2 चीजें बतानी है, नाम भेद और क्रिया विशेष्य। संबंध बोधक में भी 2 चीजें बतानी है, नाम और संबंध किसमें बता रहा है। बच्चों विकारी और अविकारी जरूर लिखना है। समुच्चय बोधक में भी 2 चीजें, नाम भेद और 2 वाक्यों को जोड़ रहा है या 2 संज्ञा शब्दों को जोड़ रहा है, ये बताना है। विस्मयादि बोधक में नाम और उसका भाव, निपात में नाम और किस पर बल दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया पद परिचय का पूरा विश्लेषण। अब हमें कुछ वाक्यों के द्वारा मैं कोशिश करती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। बाकी पद परिचय के अभ्यास के लिए मैं अगली वीडियो डालूंगी, पर एक वाक्य के द्वारा आपको मैं कि थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैं एक वाक्य बोल रही हूँ कि राम आम खा रहा है। अब इसमें हम सबसे पहले राम का पद परिचय देते हैं। अब राम चूंकि क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, हम ये सोचेंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले संज्ञा लिखें और उसके आगे उसका भेद लिखें, क्योंकि संज्ञा तो हो गया नाम और उसका भेद हो गया व्यक्तिवाचक। फिर उसके बाद में हम लिंग लिखेंगे, लिंग कौन सा है, राम, पुल्लिंग होगा, वचन एक वचन होगा, और कारक कौन सा होगा, कर्ता कारक। तो ये राम का पद परिचय हो गया। अगला शब्द है राम ने आम खाया, आम का पद परिचय। आम क्या है, आम जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आम जो है पूरी जाति का बोध कराता है। जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, आम चूंकि पुल्लिंग है, और क्या खाया, आम खाया, तो ये कर्म कारक है, तो कर्म कारक हो गया। तो ये आम का पद परिचय हो गया। अब है तीसरा पद जो है खाया। खाया ये जो है क्रिया है। अब क्रिया है तो कौन सी क्रिया है, क्या खाया, आम खाया, तो ये सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया, धातु हो गई खा, लिंग एक वचन, वचन पुल्लिंग, काल खाया पहले की बात हो रही है तो भूतकाल हो गया, वाच्य कृत्रिवाच्य हो गया, और किस कर्ता की क्रिया है, राम कर्ता की क्रिया है। तो इस तरह से राम ने आम खाया, हमने हर एक पद का अलग अलग परिचय दे दिया। अब आपके लिए थोड़ा सा छोटा सा होमवर्क, एक वाक्य बोल रही हूं मैं, उस वाक्य को में आप मेरे द्वारा बताए गए पदों का पद परिचय कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, सॉल्व करके बताएंगे। एक वाक्य है, शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। इस वाक्य में आपको शीत ऋतु और हिमालय का पद परिचय देना है। शीत ऋतु और हिमालय का पद परिचय कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके लिखिए, बताइए। और वाक्यों का पद परिचय के वाक्यों का अभ्यास कार्य मैं अगली वीडियो में डालूंगी। तब आपका जो कॉन्सेप्ट आज क्लियर नहीं हुआ है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।